हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों में बहुत से जो न्यूज़ को फॉलो करते हैं वो मणिपुर वायलेंस से तो अवगत होंगे ही। ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है और एक बहुत ही बर्निंग इशू है भारत के राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से। तो आज हम देखेंगे कि जो नॉर्मल मीडिया में न्यूज़ आ रही है उसमें इसे मेती वर्सेस कुकी नागा कम्युनिटी क्लैश दिखाया जा रहा है। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मेटीज़ के लिए जो हमेशा से उनकी डिमांड रही है उसका मुद्दा दिखाया जा रहा है। परंतु अगर हम एक इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसे रीज़न्स मिलेंगे जो कि शायद आम मीडिया आपको दिखा नहीं सकती या फिर जानती भी नहीं है। तो आइए अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ये जो मेटीज़ हैं, ये जिनके अगेंस्ट कुकी और नागा कम्युनिटीज़ का क्लैश हो रहा है, आखिर ये है कौन? मेटीज़ जो हैं ये हिस्टोरिकली मणिपुर के ट्राइबल्स रह चुके हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो ओरिजिनल ट्राइबल्स हैं, जो ट्रू इंडिजीनियस मणिपुरीज़ हैं, जिन्हें आज भी मणिपुरीज़, एक्चुअली मेतीज़ को ही मणिपुरीज़ कह के वहाँ के लोकेलिटी में संबोधित किया जाता है, वही खुद अपने ट्राइबल स्टेटस के लिए क्यों लड़ रही है और डिमांड क्यों उठाती रही इतने दिनों से? तो मणिपुर की दो चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि मणिपुर जो है जोग्राफिकली वो 10% जो है, 10% जो है वो प्लेन का एरिया है और 90% जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। जो प्लेन का क्षेत्र एरिया है वो बाउल शेप्ड में है, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहाँ पर 3 डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं, जो कि पहला है मेटीज़, जो कि बेसिकली सनातनी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं। ये ऐतिहासिक तौर पर वहाँ के रेसिडेंट्स रहे हैं और बेसिकली ये किसी न किसी रूप में नेचर को वर्शिप करते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे सनातन हिंदू धर्म में प्रकृति से और प्रकृति को ही पर्सोनिफाई करके डिटीज़ के रूप में सदा से उनकी पूजा होती रही है। अब कुकीज़ और नागाज़ जो हैं वो बेसिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी के आते हैं, ईसाई हैं। अब अगर हम इतिहास में जाएं तो कहानी बेसिकली ब्रिटिश एरा से ही शुरू होती है। मेटीज़ जो है वहाँ रहते थे और भी मणिपुर के लोकल्स रहते थे, और जो एक आम ऐतिहासिक होता है किसी भी स्थान का अपना इतिहास होता है, वो भी वैसा ही था, बट कोई कम्युनिटी क्लैश बोल के वहाँ पर नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने जब भारत को गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू की तो वो नॉर्थ ईस्ट में भी गए। वहाँ पर उन्हें 2 चीज़ बहुत ही उपयुक्त लगी उस एरिया को कॉलोनाइज़ करने के लिए। पहला तो कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो टी प्लांटेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और वहाँ भूमि के नीचे ऑयल भी प्रचुर मात्रा में है। उन्होंने क्या किया कि अपने रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को वहाँ पर
भेजना शुरू किया, उनके लिए लॉज बनाया गया, उन्हें ज़मीन दी गई और भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई सरकारी पॉलिसी के तहत, ताकि वो वहाँ पर टी प्लांटेशन शुरू करें। और ऑब्वियसली वहाँ का जो क्लाइमेट है वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को भी पसंद था। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और ब्रिटिशर्स इनर एंड आउटर लाइन परमिट का पॉलिसी लेके आते हैं। ये पॉलिसी क्या है? तो ब्रिटिशर्स का कहना था कि जो ट्राइबल्स लोग हैं, हम उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसीलिए बाहरी लोगों को परमिट लेना होगा सरकार से वहाँ के ट्राइबल क्षेत्रों में जाने के लिए, ताकि वो वहाँ के जो कल्चर्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सके, और सरकार उनकी देखभाल करना चाहती है। परंतु इसके साथ ही साथ 1870 ईस्वी और 90 ईस्वी के बीच ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न क्रिश्चियन मिशनरीज को उन ट्राइबल क्षेत्रों में भेजना शुरू किया। अब ये ब्रिटिशर्स का ड्यूबियस गेम था, जैसा कि वो हमेशा करते ही थे। एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि हम ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और बाहरी को हम बिना परमिट के अंदर नहीं आने देंगे, और दूसरी तरफ स्पेशली क्रिश्चियन मिशनरीज जो ईसाई धर्म को फैलाने का काम करते हैं, उनको उस ट्राइबल एरियाज में लाकर बिठा रहे हैं। तो दोस्तों, असली कारण ये था कि जो हमने पहले डिस्कस किया कि टी प्लांटेशन वहाँ उपयुक्त था, वहाँ ऑयल भूमि के नीचे पाया जाता था, प्राकृतिक संसाधन थे, और चूंकि ब्रिटिशर्स ने देखा कि उस समय साउथ एशिया में कोई भी क्रिश्चियन किंगडम या क्रिश्चियन देश नहीं है। भूटान बौद्ध है, चीन में बौद्ध और उनका अपना जो हून है उससे रिलेटेड रिलीजन है, भारत में सनातन हिंदू धर्म है, इंडोनेशिया और आसपास इस्लामिक देश भी हैं, इस्लामिक और मुस्लिम लोगों की भी पॉपुलेशन है, परंतु क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ का कोई अपना देश नहीं है। तो वो एक जियोपॉलिटिकल कारण से, ताकि वो भविष्य में उसका कुछ उपयोग कर सकें, अपना एक क्रिश्चियन किंगडम वहाँ बनाना चाहते थे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर। अब इसके बाद कहानी आती है कि भारत इंडिपेंडेंट हो जाता है और जो ईस्ट पाकिस्तान है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में अब एक भारत की अपनी सरकार है, तो यहाँ पर तो डायरेक्टली वो कुछ अपनी गलत एक्टिविटी उस समय नहीं अंजाम देना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो क्रिश्चियन किंगडम बनाने की थी उसकी पॉलिसी त्यागी नहीं, और उन्होंने जो भी वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज़ की एक्टिविटी थी वो ईस्ट पाकिस्तान को बेस बनाकर, जो कि प्रेजेंट बांग्लादेश है, जारी रखा। उन्होंने वहाँ थोड़ी बहुत एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ भी शुरू करवाई और आर्म्स ब्रिटिशर्स सप्लाई करते थे। फिर धीरे धीरे इसमें वेस्टर्न और भी कंट्रीज जुड़ गए, क्योंकि एक क्रिश्चियन किंगडम बनाने का सवाल है। अब ध्यान देने वाली बात है कि मणिपुर जो है आज़ादी के तुरंत बाद बोधचंद्र सिंह वहाँ के राजा हुआ करते थे, और चूंकि वह एक प्रिंसली स्टेट था तो बोधचंद्र सिंह को ही एडमिनिस्ट्रेशन का पावर था। तो जब प्रिंसली स्टेट्स के विलय का भारत में सवाल उठा तो वो आकर नेहरू से मिले और उन्होंने और विषयों पर चर्चा करते हुए यह विषय भी नेहरू जी के समक्ष रखा, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कि मेतीस जो हैं उन्हें
आज़ादी के पहले से, क्योंकि वो एक इंडिजिनियस ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है और संविधान में उनके शेड्यूल ट्राइब के दर्जे को जारी रखा जाए। अब बहुत सारे पर्सनल और पॉलिटिकल कारण रहे होंगे, तो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उसे डिनाई कर दिया। हालांकि ये बहुत ही गलत डिसीज़न है और कोई भी इतिहास का स्टूडेंट और प्रेजेंट जो दिक्कत है उसे देखते हुए ये डिनाई भी नहीं किया जा सकता कि उस समय का बहुत ही गलत डिसीज़न रहा उनका। और कारण क्या थे उस डिटेल्स में मैं यहाँ नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। तो हुआ ये कि नेहरू जी के मना करने के बाद 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशनली कुकीज़ और नागाज़ को तो ट्राइबल स्टेटस मिल गया, परंतु मेटीज़ को ट्राइबल स्टेटस जो है वो नहीं मिला। अब देखिए कि कैसा परिवर्तन हुआ कि जो 10% प्लेन एरिया में रहने वाली मेजॉरिटी मेथीज पॉपुलेशन है, जो वहाँ की इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, वही नॉन ट्राइबल हो गई। और जो कुकीज़ और नाकाज़ थे, जो बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा अन्य जगहों से टी प्लांटेशन या और किसी चीज़ों के लिए वहाँ लाए गए थे, जो कि 90% ऑफ टेरिटरी में रह रहे थे, लेकिन माइनॉरिटीज़ थे, वो ट्राइबल कहलाने लगे। अब 1960 में मणिपुर लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है, जो कि कहता है कि नॉन ट्राइबल्स जो हैं वो ट्राइबल्स की ज़मीन नहीं खरीद सकते। अब स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि जो इंडिजिनियस ट्राइबल और मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन थी मेटीज़ की, वो नॉन ट्राइबल हो चुकी है और वो अब अपने ही ऐतिहासिक राज्य में ज़मीन नहीं खरीद सकती है। और जो कि 90% लैंड पर रहने वाली पॉपुलेशन है, जो कि बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरीज और क्रिश्चियन कंपनियों ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा टी प्लांटेशन वगैरह के लिए लाए गए हैं, वो 90% लैंड पे रह रहे हैं, माइनॉरिटी हैं, और वो अपनी ज़मीन आसपास में खरीद बेच सकते हैं। तो ये देखा जाए कि रीसेंट इतिहास में कि मेटीज़ ने आपस में मिलजुल कर एक शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी बनाई, जिसका काम था कि वो पॉलिटिकलाइजनिंग और जन अवेयरनेस फैलाएगी, कि उन्हें अपने इतिहास को बताएगी और अपने साथ हुए जो गलत काम है उनको बताएगी और अपनी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को डिमांड करेगी। कुकीज़ और नागाज़ जो हैं वो कहते हैं कि आपको तो एससी और ओबीसी स्टेटस मिला ही हुआ है, तो आप शेड्यूल ट्राइब स्टेटस क्यों चाहते हैं? तो भाई मेटीज़ इसलिए ट्राइबल स्टेटस चाहते हैं कि वो एक्चुअली ऐतिहासिक कारणों से एसटी कैटेगरी में जाने के लिए उपयुक्त है, और जो उनकी ऐतिहासिक भूमि रही है वो आपस में खरीद बेच भी नहीं सकते हैं, जो कि उनका मानवीय और ऐतिहासिक कारणों से हक है। अब जो मेन क्लास है उसमें एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली कुकीज़ और नागाज़ जो कि क्रिश्चियंस हैं उनके द्वारा बनाई गई है। ये ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के नाम से जानी जाती है। और क्लैश जो है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
और रिसेंटली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर का, कि जो मेटीज़ हैं वो शेड्यूल कैटेगरी में जा सकते हैं, और इसके लिए मणिपुर गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखे और इनको एसटी कैटेगरी दिलाने की लिए जो उपयुक्त कार्रवाई है वो करने के लिए कहे। परंतु दोस्तों, अब आता है असली कारण, जो कि इंटेलिजेंस व्यू से जानना बहुत ज़रूरी है और जो कि मीडिया में आमतौर पर दिखाया नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ इतिहास जानना होगा कि जब 1971 में बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, जैसा मैंने आपको बताया कि वो क्रिश्चियन किंगडम बनाना चाह रहे थे और ईसाई धर्म फैलाना चाह रहे थे, तो इसके लिए, इस कार्य के लिए उन्होंने अब अपना बेस जो है वो म्यांमार, बर्मा जो कहलाती थी, उसे अपना बेस बना लिया। उन्होंने एक बहुत ही गंदा कार्य भी शुरू किया। उन्हें पता चला कि जो चिन हैं, जो म्यांमार में रह रहे हैं, वो कुकीज़ के किसी न किसी प्रकार से डिसेंडेंट्स हैं। तो उन्होंने उनको पैसे और आर्म्स देकर इलीगली और ऑब्वियसली क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर कर उन्हें बॉर्डर पार कराकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, बेसिकली मणिपुर में जाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें भेजा भी। अब हुआ ये कि कुकीज़ और नागाज जो थे, उन्हें सरकार की तरफ से एक ऑटोनॉमस ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की कानूनी सहमति थी, उनका एक ऑटोनॉमस ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन था। तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि चिन जो थे वो कुकीज़ के डिसेंडेंट्स थे और ईसाई धर्म के थे, और वेस्टर्न कंट्रीज़ का पैसा और सपोर्ट भी आ गया, उनके एनजीओज़ का बहुत इसमें बड़ा हाथ रहा, तो उन्होंने उनको सरकारी कागज़ इलीगल तरीके से बनाने में मदद की और उन्हें सेटल होने में, ज़मीन देने में मदद किया। और बेसिकली ये बहुतायत में जंगलों में जाकर रहने लगे। अब यहाँ पर आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस संस्था है, और चाइना का भी रोल आया, क्योंकि चाइना बोलती है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो कुछ भाग है भारत का, वो चाइना का ही ऐतिहासिक भाग रहा है और वो उसे वापस अपने में मिलाने की इच्छुक है। और इसमें आईएसआई ने भी उसको सहयोग किया। ऑब्वियसली आईएसआई चाहती है कि भारत का एक हिस्सा टूट जाए तो भारत कमज़ोर हो जाएगा। ये तो आईएसआई की नीति रही है, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो चिन थे, जो जंगलों में रह रहे थे, इन्हें पॉपी कल्टीवेशन की तरफ ले जाना शुरू किया। बेसिकली ओपियम प्रोडक्शन शुरू हुआ। नॉर्थ ईस्ट में नौजवानों के बीच में ये बेचा जाने लगा और बाहर भी स्मगल किया जाने लगा। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रग इकोनॉमी भी चल रही है और इसकी फंडिंग जो है इस तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज करने में कम्युनिस्ट लोगों को जाती है और भारत के और भी जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जो कि हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। अब दो चीज़ें आती हैं, ध्यान देने बात है कि जो ओपियम कल्टीवेशन है, इस पे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, उन्होंने कहा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन ये पॉपी कल्टीवेशन और ड्रग इकोनॉमी में इन्वॉल्व है और हम उन्हें आइडेंटिफाई करके देश से बाहर निकाल देंगे। और ये इनडायरेक्ट इशारा जो चिन्स हैं उनकी तरफ ही है। और चूँकि चीन इलीगली सेटल्ड हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली डेट होता है
और सरकार की अपनी, हर राज्य की अपनी सीआईडी होती है और बहुत सारे तरीक़ों से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उन्हें बाहर किया जा सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों, हाईकोर्ट का जो मेटीज़ के फेवर में ऑर्डर आ गया कि उन्हें एसटी कैटेगरी देने के लिए प्रयास किया जाए सरकारों के द्वारा, ये दोनों फैक्टर्स मिला के तो अब वेस्टर्न कंट्रीज़ को लगा कि ये तो उनका जो एजेंडा है, जो कई डिकेड से चल रहा है कि क्रिश्चियन किंगडम साउथ एशिया में बनाया जाए, और आईएसआई और चाइना को भी धक्का लगा कि जो उनके लिए काम कर रही चिन प्रजाति है, इन जाति के लोग हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा तो फिर वो कैसे भारत को इंटरनली उड़ने का काम जारी रखेंगे। और फिर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही गंदा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, और इनसे जो प्रेरित ऑब्वियसली फ्रिंज एलिमेंट्स हैं इंडिया में, वो इनके माध्यम बन चुके हैं और एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो आगे देखने वाला विषय ये है कि भारत सरकार क्या कदम उठाती है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने डिस्कस किया, जो एनालिसिस किया, जो कारण बताए गए, जो कि मीडिया में आ रहे हैं, जो मीडिया में नहीं आ रहे हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। इन सब को देखते हुए यह कहना गलत नहीं है कि भारत सरकार का जो डिसीज़न है और जो मणिपुर सरकार का डिसीज़न है कि ड्रग इकोनॉमी को बंद किया जाए, इलीगल सेटलमेंट्स को हटाया जाए, ये गलत नहीं है। अब हम इस टॉपिक्स पे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उस पर नज़र बनाए रखेंगे और आगे भी सही समय आने पर इस टॉपिक पर डिस्कशन और एनालिसिस जारी रहेगी। थैंक यू।